Today we will discuss chi-square test. इसके बारे में तो सबने सुना होगा, बहुत आसान सा टेस्ट है। शालिनी, शिवानी। यस सर। इसके बारे में कुछ बताओ, आप क्या है? सर काई स्क्वायर टेस्ट बस थोड़ा सा सर मुझे पता है। ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। अब बिल्कुल जब सही। और हमारे वेरिएबल्स नॉमिनल स्केल पे होते हैं तो शायद सर काई स्क्वायर टेस्ट यूज करते हैं। हाँ, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है पहली चीज। दूसरी चीज है कि जब हमारे वेरिएबल नॉमिनल या ग्रुपिंग वेरिएबल टाइप के होते हैं तो ये टेस्ट यूज होता है। और कुछ पता है इसके बारे में? नहीं सर। अच्छा, कभी एमबीए वाली क्लासेस में आपने काई स्क्वायर पे कोई क्वेश्चन सॉल्व किया है? नो सर। अच्छा, काई स्क्वायर का फॉर्मूला किसी को पता है? सर मेरे हिसाब से सर ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। शायद सर मुझे। कंफर्म नहीं है? नहीं सर। अच्छा, तो कोई क्वेश्चन नहीं आता था एग्जाम में इस तरह का? सर मुझे एमबीए का याद नहीं है, मुझे काई स्क्वायर टेस्ट पे। किसी को? सागर या शालिनी या नीरजा, किसी को नहीं पता? क्योंकि बहुत जरूरी है वो जानना। तो सबसे पहले वो डिस्कस करें कि एसपीएसएस पहले डिस्कस करें, क्योंकि वो हम सोच रहे हैं वो लास्ट में बता दें। ठीक है सर, जैसा आपको ठीक लगे। हाँ, क्योंकि तभी आप कंपेयर कर पाओगे दोनों को कि क्या मतलब है दोनों का। तो जरा रीड करो नीरजा, आप जस्ट रीड इट। Okay, sir. Cross tabulation and a chi-square test is used for two or more categorical data, nominal, ordinal variable, non-metric variable, and applicable for large sample size. But it is a good idea to use the cross tabulation only for those variables where a link or association makes some sense theoretically. मतलब ऐसा नहीं कि किसी भी दो वेरिएबल को लगा दिया और रिजल्ट आ गया और आपने बोल दिया सिग्निफिकेंट नॉन सिग्निफिकेंट, नहीं। आपको कुछ सेंस होना चाहिए उसके बीच में। क्लियर? Hmm. हाँ, नेक्स्ट। In chi-square test, we have only looked at the statistical significance value of p-value or probability value generated by SPSS output. This does not tell us the strength of the association between the two variables. If we want a measure of the strength, we have to request the package to give us one of the following indexes of agreement. First is contingency coefficient range 0 to 1. For 2 into 2 table, its maximum value is 0.707, and for 4 into 4 table, its maximum value is 0.87. Second, the phi correlation coefficient range 0 to 1. Beyond 1, it is difficult to interpret for 2 into 2 table. Third, Cramer's P maximum value is 1 and used for m into n table, not restricted to 2 into 2 table. Goodman and Kruskal lambda asymmetric coefficient measure the error reduction in predicting the value of one variable. If we know the value of another variable, if the lambda is 0.43, the reduction in error is in predicting the row variable value given the column variable value is 0.43 or 43%. इन चार एप्लीकेशंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको डिस्कस करना है, क्रेमर वी वैल्यू। अगर हमारी वैल्यू 1 के करीब में होगी तो हम बोलेंगे हाई स्ट्रेंथ है दोनों वेरिएबल में।
देयर इज ए हाई सिग्निफिकेंट रिलेशन। अगर वो 0 के करीब में है तो हम बोलेंगे लो। व्हाट इज m इंटू n, ये क्या है? शिवानी? सर एम आई थिंक कॉलम और एन शायद रो होगा सर। हाँ, रो एंड कॉलम को रिप्रेजेंट करता है m एंड n, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। क्रैमर भी जो है वो 2 इंटू 2 या 4 इंटू 4 के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। इसमें कितनी भी रो एंड कितनी भी कॉलम का काई स्क्वायर निकालना हो तो चलेगा, क्योंकि पहला वाला जो है कंडीशन है 2 इंटू 2 और 4 इंटू 4 के लिए अप्लीकेबल है। सेकेंड वन इज ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड 2 इंटू 2। थर्ड वन इज फ्री फ्रॉम टेबल कंडीशन। तो टेबल कंडीशन में रो में कितनी भी कॉलम हो एंड कॉलम में कितनी भी नंबर्स हो, वो फर्क नहीं पड़ता क्रैमर वी के लिए। तो क्रैमर वी ही हमें यूज करना है। ये क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। मतलब जनरली लोग इसको यूज नहीं करते, ये जो कंडीशंस है, 4 कंडीशंस हैं, इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। केवल काई स्क्वायर की वैल्यू को सिग्निफिकेंस वैल्यू चेक करके ये बता देते हैं कि सिग्निफिकेंट रिलेशन है या नहीं है, लेकिन यहां से क्लियर नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा हमें? ये एप्लीकेशंस हमें यूज करने पड़ेंगे, 4 एप्लीकेशंस में से कोई एक, जिसमें बेस्ट कौन सा है? सर क्रैमर्स भी। हाँ, इसका नाम आपको याद होना चाहिए कि काई स्क्वायर के साथ इसको जरूर यूज करना है हमें, तभी हम काई स्क्वायर को एक्सेप्ट करेंगे। अदरवाइज काई स्क्वायर हर जगह लगा होता है, लेकिन क्रैमर भी कोई नहीं लगाता है। कहीं देखा आपने क्रैमर वी को कहीं यूज होते हुए? किसी रिसर्च पेपर में? नो सर। नहीं देखा। नो सर। तो इसका मतलब जितने भी काई स्क्वायर लगे हैं सब में वैसे ही लगा, थर्ड क्लास। हाँ, अब सागर है? Yes, sir. हाँ, रीड दिस केस। Yes, suppose we want to check the association between educational qualification, independent variable, and grade performance, dependent variable for 25 students with the help of chi-square test using cross table. Education qualification is a non-metric variable or a nominal variable or a categorical variable or independent variable such that MBA, PG, BM, MCOM, MSc, MA. Performance is a non-metric variable or non-nominal variable or a categorical variable or a dependent variable such that grade A, B, and C. Null hypothesis. There is a no association between the education qualification and performance grade or null hypothesis. Educational qualification just does not play vital role in performance grade. Step 1. एक Create the मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये नल हाइपोथेसिस समझ में आई कि क्या है ये? yes sir. क्या? So there is a no association between education qualification and performance index. मतलब दोनों वेरिएबल में कोई एसोसिएशन नहीं है, कोई नहीं रिलेशन नहीं. नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट रिलेशन नहीं है। Yes और sir. इसी को हम दूसरे तरीके से, अगर इफ यू वांट टू राइट, तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? दूसरे तरीके से हाइपोथेसिस लिखने का क्या तरीका है? Education qualification does not play vital role in performance grade. हाँ, तो ये दोनों तरीके हैं लिखने के हाइपोथेसिस को। Yes sir. ठीक, अब हम क्या करेंगे? तो स्टेप 1 में क्या करेंगे? Create a two categorical variable adequa and per grade in variable view as shown and put for adequa in table value table dialog box. Type 1 for MBA and click on add. Type 2 for PGDM. Type 3 for MCOM. Type 4 for MSc. Type 5 for
MA. कहने For मतलब to- वैल्यू लेबल्स जो क्रिएट करते हैं हम लोग, yes sir, हाँ. ये वो है। Yes sir. और ग्रेड के लिए भी हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा वैल्यू लेबल्स, Yes sir, A, B and C. ए बी एंड सी। तो ये तो आप Yes बना sir. लेंगे, Yes sir. इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं. अच्छा, नेक्स्ट है क्या? Click on data view for entering data in data view as shown. ये भी ठीक है। Yes sir. कितने स्टूडेंट है टोटल? 25. 25 का डेटा एंट्री है यहाँ पे। Yes sir. अच्छा, अब हम कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे? Yes sir. Click on analyze, select data descriptive statistics and click on cross tab. We will get a dialog box as shown. अच्छा, ये काई स्क्वायर नाम से नहीं दिखता है एसपीएसएस में, Okay sir. तो वो नाम क्या है यहाँ पे? क्रॉस टैब। Cross tab. जनरली स्टूडेंट ढूंढते हैं काई स्क्वायर का टैब, तो काई स्क्वायर और क्रॉस टैब एक ही है। Okay sir. ये आपको मिल गया, एनालाइज। Descriptive statistics and cross tab. ठीक, जैसे हमने क्लिक किया ये विंडो खुल गई। Yes sir. क्रॉस टैब में सबसे इंपॉर्टेंट है रो एंड कॉलम। Yes sir. तो हमें किस वेरिएबल को रो में रखना है, किस वेरिएबल को कॉलम में रखना है, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। तो आप जिसको रो में रखना चाहो, जिस वेरिएबल को कॉलम में रखना चाहो। हमने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को कॉलम में रख दिया है और परफॉर्मेंस को रो में रख दिया है। ठीक, Yes sir. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को कॉलम में और परफॉर्मेंस को, और Wrong. यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स एक टैब है, कौन सा? Statistics. इस टैब को जैसे क्लिक करते हैं तो वो जो 4 ऑप्शन हमने दिखाया था, कंटिजेंसी sir. कोफिशिएंट, फाई एंड क्रैमर व्यू, लैम्डा, तरह तरह की चीजें थी, Yes sir. वो आपको चेक बॉक्स करना होगा। विथ काई स्क्वायर टॉप में है, Yes sir. और यहाँ पे वेरिएबल भी दिया है कि अगर हमारा वेरिएबल ऑर्डिनल है तो चेक बॉक्स अलग हो जाएगा। Yes sir. Ordinal. इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है। नॉमिनल में आपको क्रैमर भी सबसे बेस्ट है। ठीक, Okay sir. अच्छा, शालिनी, जी सर। अब नेक्स्ट टैब है हमारा सेल। सेल को क्लिक करने पे कौन कौन से दिख रहे हैं इसमें ऑप्शन आपको? Observed, expected, height, small count, row, column, total. फिर तो इधर है कंपेयर कॉलम। हमें सिर्फ ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है। जी सर। और अगर हमें परसेंटेज भी चाहिए हर रो एंड कॉलम का, और टोटल का भी परसेंटेज चाहिए, तो ये 3 चेक बॉक्स है हमारे परसेंटेज में। लेकिन अगर हम सबको क्लिक कर देंगे, रो कॉलम टोटल को, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है टेबल। केवल ऑब्जर्व को क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? ऑब्जर्व को क्लिक करना। नेक्स्ट स्टेज में एक्सपेक्टेड को क्लिक करेंगे। ओके, ठीक है, ऑब्जर्व से आपको क्लियर होगा कि नंबर्स काउंटिंग केवल पता चलती है। अब हमने इसको क्लिक कर दिया, और यहाँ पे इस तरह की चीज पहला जो हमारा आउटपुट जनरेट हुआ वो इस तरह का जनरेट हुआ है। तो यहाँ रो कितनी है, कॉलम कितने हैं, पहले ये बताओ। रो 3 है, कॉलम 5 है। हाँ, रो 3 है, करेक्ट। रो आपकी 3 है और कॉलम आपके 5 है। कुछ लोग इसको बोलते हैं ये 6 कॉलम है, ऐसा नहीं है। वेरिएबल्स के जितने ऑप्शन होंगे वो कॉलम होते हैं। तो ये टेबल किस कैटेगरी में आएगा? 3 into 5 कैटेगरी।
जी सर। तो 3 into 5 के लिए क्रैमर भी लग सकता है। और टोटल सैंपल साइज कितनी है? 25। 25। लेकिन ये स्मॉल सैंपल साइज के लिए ये टेस्ट सही नहीं होता है। अच्छा। क्यों? कुछ वैल्यूज आपको 0 0 दिख रही है यहाँ पे। जी सर। हाँ, ये 0 0 जितना कम से कम आया वो अच्छा माना जाएगा। तो ये कम कब आएगा? जब हम कुछ छोटे क्वांटिटी के लिए टेस्ट यूज करें। मतलब अगर सैंपल साइज हमारी छोटी है तो ये 0 आने की संभावना ज्यादा है कि नहीं? और अगर सैंपल साइज अधिक हो जाती, 250 हो जाती तो क्यों नहीं आता 0? नहीं आता बहुत 0। बहुत कम आता 0। तो ये सैंपल साइज इसमें अधिक होना चाहिए। क्लियर? यस सर। अगर हमने ऑब्जर्व के साथ एक्सपेक्टेड भी क्लिक कर दिया तो इस तरह का टेबल बनेगा। क्या डिफरेंस है दोनों में? इसमें पॉइंट में वैल्यू आ रही है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। मतलब एक्सपेक्टेड काउंट भी कैलकुलेट कर दिया। हाँ। यहाँ तो नंबर्स दिख रहे थे 14010, यहाँ दिख रहा है ना 14010। हाँ। और इसी को अगर एक्सपेक्टेड के फॉर्म में निकाल दिया तो ये डेसिमल फॉर्मेट में आ गया। शिवानी, यस सर। एक्सपेक्टेड का फॉर्मूला तुमको पता है क्या होता है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने का? नो सर। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को O से दिखाते हैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को E से दिखाते हैं। उसका ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? Expected frequency equal to row total into column total divided by grand total. तो रो टोटल कितना है 6, कॉलम टोटल है 5 डिवाइडेड बाय 25 1.2। तो यहाँ पे है रो टोटल कितना है Sir, 6 1.2. दिख रहा है। और कॉलम टोटल कितना है? सर कॉलम टोटल 5 है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड 1.2 आ गया। क्लियर हुआ? सर तो सारी करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के हमें एक्सपेक्टेड निकालने होते हैं। हर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के बराबर में हमें एक्सपेक्टेड निकालना होता है। क्लियर हो रहा है? यस सर। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आपको। अगर सॉफ्टवेयर है तो जैसे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे अपने आप ही निकाल देगा। क्लियर? इफ यू चेक परसेंटेज, रो परसेंटेज, कॉलम परसेंटेज एंड टोटल परसेंटेज, तो ये टेबल और बड़ा हो जाएगा, उसमें परसेंटेज भी दिखने लगेगा। इसको ग्राफ के फॉर्म में भी हम दिखा सकते हैं। अच्छा, काई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे? सर 13.750। अगर हमें इसका यूज करना है तो हमें टेबुलेटेड एंड कैलकुलेटेड वैल्यू का यूज करना पड़ेगा। अगर हम 13.750 को यूज करना चाहते हैं तो अगर हम SPSS का यूज करना चाहते हैं तो हमें लास्ट वाली कॉलम की वैल्यू कितनी आई है? सर 0.089।
तो 0.05 से कम है कि ज्यादा है? सर ज्यादा है। तो रिजेक्ट करें कि एक्सेप्ट करें? सर जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट होगी और अल्टरनेट रिजेक्ट होगी। हाँ, नल एक्सेप्ट होगी। तो ये क्या लिखा है, इंटरप्रिटेशन जरा पढ़ो। Interpretation from the above table output, we can see that a significance value, that is the p value, is equal to 0.089 has been achieved, which is a greater than 0.05 commonly accepted level of significance 5% or 95% confidence level. Hence, accept H0. Therefore, we can conclude that there is no association between the educational qualification and performance grade. At 5% significance level, at 5% significance. ठीक। लेकिन अगर हम 10% सिग्निफिकेंस लेवल अगर हम सेट कर दें, कितना? तो ये पी वैल्यू अब बताओ, ज्यादा है कि कम है 0.10 से? सर अब कम है। 0.10 से कम है। तो अब क्या होगा? सर अब यहाँ पे नल रिजेक्ट हो जाएगी और अल्टरनेट एक्सेप्ट हो जाएगी। अच्छा, तो 5% सिग्निफिकेंस लेवल और 10% सिग्निफिकेंस लेवल में क्या डिफरेंस आया? सर 5 पे नल एक्सेप्ट हो रही थी और 10 पे नल रिजेक्ट हो रही है। क्या मतलब है इसका? सर 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे हम ये बताएंगे कि देर इज नो एसोसिएशन बिटवीन द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड द परफॉर्मेंस ग्रेड, और जब 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो जाएगा तो हम बोलेंगे देर इज एसोसिएशन बिटवीन द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड परफॉर्मेंस ग्रेड ऑफ ए स्टूडेंट। हाँ, तो अगर हम रिजेक्ट कराना चाहते हैं तो कितना परसेंट सिग्निफिकेंस लेंगे? सर 10%। और अगर आप एक्सेप्ट कराना चाहेंगे तो? 5%। तो क्या मतलब है इसका? व्हाट इज द बेसिक सिग्निफिकेंस? ये 5% से क्या मतलब है, 10% से क्या मतलब है? सर बेसिकली सिग्निफिकेंस लेवल ये होता है कि अगर कोई ट्रायल आप कर रहे हैं तो कितना परसेंट टॉलरेंस लेवल ऑफ एरर हो सकता है। मीन्स अगर कोई ट्रायल 100 बार हो रहा है तो 5% सिग्निफिकेंस का मतलब है कि 5% चांसेस है कि जो वैल्यू है और जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट है उसमें वेरिएशंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम 5% ले रहे हैं। अगर 100 बार कोई ट्रायल कर रहे हैं तो 5% चांसेस है कि वैल्यू डेविएट करेगी फ्रॉम अपने ओरिजिनल वैल्यू से। और यहाँ पे 10% यानी कहीं ना कहीं हम अपने जो एरर के जो पॉसिबिलिटीज है उसको इन्हांस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक्यूरेसी लेवल 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे, वो एक्यूरेसी 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे उतनी एक्यूरेसी नहीं होगी। तो हाँ, कॉन्फिडेंस। बिल्कुल सही है। 10% हमारा जो है थोड़ा सा ये बता रहा है कि हमारी गलती की चांसेस 10% हैं। जो डिसीजन हम एक्सेप्ट और रिजेक्ट का कर रहे हैं उसमें गलती हो सकती है 10% लेवल पे ज्यादा, 5% पे कम गलती की चांसेस है। क्लियर? अच्छा, ये स्टार कहीं कहीं लगा होता है इस तरह का, सिंगल स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, ऐसा दिखा है कहीं? यस सर। क्या मतलब है उसका? सर वो बताते हैं कि 5% पे चेक किया है, 10% पे भी चेक किया है, हाँ, 10% पे चेक किया है या? नीचे मेंशन किया रहता है हाँ, तो वो टेबल में। मेंशन, टेबल के नीचे मेंशन होता है। यस सर। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं हमारे अकॉर्डिंगली रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए उस समय?
सर सिग्निफिकेंस लेवल को इंक्रीज कर देंगे। हाँ, थोड़ा इंक्रीज कर देना चाहिए जिससे हमारे अकॉर्डिंगली रिजल्ट आने लगे। या दूसरा तरीका क्या है कि सैंपल साइज को बढ़ा दें। क्लियर? ये बात क्लियर हुई कि नहीं? Yes, sir. यस सर। शालिनी आप बताओ। सर नहीं, मुझे नहीं क्लियर हुई। जैसे 5% सिग्निफिकेंस लेवल का मतलब होता है कि जो हम डिसीजन देने जा रहे हैं, कोई भी डिसीजन रिसर्च में, उसमें हम 5% की गलती कर सकते हैं और 95% कॉन्फिडेंस है हमारा। ठीक। और 10% सिग्निफिकेंस लेवल का मतलब होता है कि हम 10% गलती कर सकते हैं, 90% करेक्ट हो सकते हैं अपने डिसीजन मेकिंग में। तो जब भी रिसर्च स्टार्ट की जाती है तो हमें एक बेंचमार्क सेट करना होता है कि हम सिग्निफिकेंस कितना रखें स्टार्ट करने से पहले अपने रिसर्च को। जी सर। तो क्या रखना चाहिए? 5% रखना चाहिए, 10% रखना चाहिए, 20% रखना चाहिए, 1% रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए आपके हिसाब से? सर ये डिपेंड करता है हम किस चीज पे रिसर्च कर रहे हैं। और अगर यहाँ हाँ, की बात किया जाए तो जैसे आपने पहले पिछले क्लासेस में बताई थी कि जब मेडिकल साइंस में होता है तो वो 99% कॉन्फिडेंस लेवल रखते हैं। और ज्यादा रखते हैं, 99 भी का उनके लिए। हाँ, 99.99 के हाँ अप्रॉक्स रखते हैं। हाँ 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 हाँ। और जब सोशल साइंस में करते हैं तो हम लोग 5% पे लेते हैं। हाँ, 5% लेते हैं। लेकिन कहीं कहीं हमें 10% भी यूज करना पड़ जाता है जब हमें लगता है कि यहाँ पे ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। मतलब अब जब हमें, जाहिर सी बात है, हमें एसोसिएशन तो दिखाना ही है। क्यों दिखाना है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और परफॉर्मेंस का अगर हमें दिखाना ही है, एसोसिएशन है, हम्म। तो क्या करना पड़ेगा? हमको सिग्निफिकेंस लेवल बढ़ा देना पड़ेगा थोड़ा सा। हम्म। तो रिसर्च में कहीं कहीं रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंगली ना आने पे तो 10% अगर हम कर बढ़ा दो, देंगे तो सही हो जाएंगे, सही रिजॉल्व हो हो जाएगा। जाएंगे चीजें। तो हमारा रिजल्ट अपने हिसाब से आ जाएगा जो हम चाहते थे। ओके। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं ये तो गलत आ गया, आप क्या करें, अब तो पूरा पूरा दोबारा से काम करना पड़ेगा सारा रिसर्च। अरे पर्टिकुलर एक दो क्वेश्चन में कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो क्या फर्क पड़ गया? जी सर। कुछ क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है 10%। तो ये समझ में आ गया दोनों? यस सर। तो हम यहाँ पे अगर हम रिजेक्ट करना चाहते हैं तो 10% रखेंगे, एक्सेप्ट करना चाहेंगे तो 5% रखेंगे, क्योंकि वैल्यू हमारी 0.089 है। ठीक है। अब आते हैं सीधे आपका क्रैमर व्यू पे। क्रैमर व्यू कितनी वैल्यू है? 0.524। हाँ, ये 0 और 1 के बीच में होता है। 1 इज द हाई स्ट्रेंथ शो करता है, 0 लो स्ट्रेंथ शो करता है। और क्रैमर भी वहां लगता है जहां पे हमारा जो टेबल होता है वो m×n फॉर्मेट में, मतलब नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम रिस्ट्रिक्ट नहीं होता है कुछ। तो क्या इंटरप्रिटेशन यहाँ बता रहा है? From the above table, Cramer V is 0.524, which we can conclude that there is a significant association between the education qualification and performance grade at 10% of significant level, as the value 0.596 is closer to 524 sorry 524। 524 is closer to 1 than 0. हाँ मीन्स कि 1 और 0 के बीच में 0.5 तो होता तो इक्वल होता, लेकिन ये 0.24 है तो ये क्लोजर है थोड़ा सा 1 के पास। हाँ हाँ, तो इसको हम सिग्निफिकेंट मॉडरेट भी बोल सकते हैं, सिग्निफिकेंट ऐसा भी कर सकते हैं। जी सर। तो आपके ऊपर है कैसा लिखते हो। मॉडरेट ही सही है क्योंकि वो मॉडरेट इज, ऐसा। हम्म। तो यहाँ पे हमें केवल सिग्निफिकेंस वैल्यू देख के नहीं केवल कहना है कि सिग्निफिकेंट है या नहीं है, हमें क्रैमर वी का सपोर्ट लेना है। अच्छा, यहाँ पे आप देखो 089 यहाँ सिग्निफिकेंट वैल्यू दिखा रहा है कि नहीं? 089 जो पहले आया था रिजल्ट का स्क्वायर में, हम्म। हम्म। दिख रहा है? यस सर।
तो क्रैमर वी में दोनों चीजें हमें मिल जाती हैं, सिग्निफिकेंट वैल्यू भी और क्रैमर वी की वैल्यू, लेकिन सिर्फ काई स्क्वायर में हमें क्या वैल्यू मिली थी, सिर्फ 089। हाँ, ठीक। यस सर। अच्छा 8, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 कैसे आया है, कोई बता सकता है? शिवानी। सर सर आई थिंक रो -1 इंटू कॉलम -1 सर पता है, -1 इंटू कॉलम -1 कॉलम -1, बताओ कितना है रो कितना है कॉलम? सर दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि रो और कॉलम, वो रो थी 3 और हाँ, कॉलम थे 5, तभी 8 आएगा, अदरवाइज कैसे 8 आएगा? या कुछ और भी फॉर्मूला लग सकता है। अच्छा सर अच्छा, रो कितनी थी? सर रो 3। टोटल 3 थी। 3 - 1। 2 अच्छा हाँ, आ जाएगा। आ जाएगा। हाँ सही है, शिवानी का सही है। 5 - 1 कितना आएगा? 2 × 4 = 8। अब आ गया 8। यस सर। अगर ये 13.750 का यूज करना है हमें, तो फिर मैनुअल कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हमें मैनुअल सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर? जी सर। अच्छा, एक मैनुअल का केस हम ले लेते हैं। हाँ, एक मैनुअल का केस, सागर। Yes, sir. So, example, let's say you want to know if gender has anything to do with the political party preference. You poll for 440 voters in a simple random sample to find out which political party they prefer. The result of the survey are shown in the table below. Male, female, total in row, and in column Republican, Democrats, Independent, and total. To see if gender is linked to political party preference, perform a chi-square test of independence using the step below. ये जो 170 30 ये क्या है? सर ये 140। रिस्पोंडेंट्स है जो प्रेफर कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज को। हाँ, तो ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, इसको क्या बोलेंगे? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। अच्छा, एक्सपेक्टेड कैसे निकलेगा? सर वो एक फॉर्मूला था, अभी आपने बताया था, रो इनटू कॉलम डिवाइडेड बाय हाँ, समथिंग। तो पहले तो हाइपोथेसिस बनाओ, क्या हाइपोथेसिस बनेगी? सर देयर इज नो लिंक बिटवीन जेंडर एंड पॉलिटिकल पार्टी प्रेफरेंस एंड इन अल्टरनेटिव देयर इज अ लिंक बिटवीन द जेंडर एंड पॉलिटिकल पार्टी प्रेफरेंस। ठीक। यस सर। अच्छा, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताओ क्या है? सर expected value is equal to row total into column total divided by total number of observation. तो हर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का एक्सपेक्टेड निकलेगा। कितनी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे? 6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, कैसे 6 दिख रहा है? सर मैंने सिर्फ वो टोटल छोड़ दिए। हाँ, टोटल छोड़ देना ही है, मैं गलत बोल रहा हूँ। ना कितनी है? शालिनी, शालिनी कितनी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिख रही है टेबल में? सर 6 है, 6। कौन कौन सी? सर मेल में ये है रिपब्लिकन, डोमिनिकन और इंडिपेंडेंट। ठीक है, हाँ, टोटल छोड़ देना है दोनों में। मेल टोटल। में 3 है हाँ, और 3 और फीमेल 3 में 6, 3 है। केवल 6 ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है। हर ऑब्जर्व। रिपब्लिकन, हाँ बोलो। सर रिपब्लिकन में 100 है, डेमोक्रेट में 70 है और इंडिपेंडेंट में 30 है। हाँ यही काउंट करना है, टोटल हाँ, नहीं करना है। टोटल नहीं करना, उसका एक्सपेक्टेड नहीं निकालना है, क्योंकि हम्म, एक्सपेक्टेड का फॉर्मूला ही होता है कि रो टोटल
इंटू कॉलम टोटल डिवाइडेड बाई, तो सभी का एक्सपेक्टेड निकाल लेंगे, ये एक्सपेक्टेड आ गया 100। जो सबसे पहली फ्रीक्वेंसी कितनी थी 100, यस सर। तो 100 का रो टोटल कितना है 200, कॉलम कितना है 240 डिवाइडेड बाई 440, तो ये कितना आ गया 240 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 440 109, तो ये 109 लिखा है। यस सर। इसी तरह दूसरे का तीसरे का 6 हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर है, किसी को सबको क्लियर है? यस सर। ये मैं हाई स्कूल का बता रहा हूँ। 1 मिनट आप जरा, मैं म्यूट कर रहा हूँ। हाँ, यस।
109 क्या है? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। हाँ, 59 क्या है? 59 कैसे मिलेगा? 59 मिलेगा 200 इंटू 130 डिवाइडेड बाय 440, 70 के करस्पॉन्डिंग। 70 वाला जो सेल है उसके करस्पॉन्डिंग हमें कैसे मिलेगा? रो टोटल कितना है? रो टोटल 200 200 इंटू 130 डिवाइडेड बाय 440, ये आ जाएगा आपका कितना? 59। 22.72 कैसे आएगा? 200 इंटू 50 250। डिवाइडेड बाय 440, ठीक। 140 के करस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड कैसे आएगा? 120 आया है, कैसे आएगा? 220 इंटू 240 डिवाइडेड बाय 440। क्लियर? यस सर। एक्सपेक्टेड निकालना आ गया। तो कितनी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपके पास है 6। और कितनी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है? वो भी 6। वो भी 6 है। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने दिखाया था ना कि O माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई। तो हमें क्या करना है? ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का एक कॉलम बना के उसका स्क्वायर करके फिर ई से डिवाइड कर देना है, एक्सपेक्टेड से सभी का सम लेके। यस सर। तो कुछ इस तरह की वैल्यू आ जाएगी हमारे सामने 9.837। यस सर। इस तरह का क्वेश्चन कोई सॉल्व किया है कि नहीं आपने पहले? किया था सर एमकॉम में। हाँ, एमकॉम में रहा होगा, जरूर रहा होगा। था। शिवानी नीरजा, सर नीरजा मैम नहीं है। अच्छा ठीक है। शिवानी, यस सर। ज्योति, सर ज्योति भी नहीं है। अच्छा ज्योति भी नहीं है। नो सर। शिवानी बताओ आप। सर हम नहीं पढ़े हैं सर ये फॉर्मूला। अच्छा, ये सर फॉर्मूला नहीं? एमबीए में नहीं था शायद, ये नहीं था ना शिवानी? हाँ सर मैंने नहीं पढ़ा है। अरे ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये तो कंपलसरी था उसमें। सर ये आरएम में नहीं था हम लोग के टाइम में। नहीं, ये कंपलसरी है, उसमें है, जरूर है इसका तो। सर नहीं, अब है, पहले नहीं था। अच्छा, पहले नहीं था? नहीं था सर। नहीं, पहले क्या कोठारी के समय से है ये। सर ये बुक में होगा, हम लोग नहीं पढ़े होंगे। अच्छा, आप लोग नहीं पढ़ते। जैसे एनोवा का हमने एक एग्जांपल आपको कहा था ना असाइनमेंट बनाने के लिए, यस सर। वही है ये भी एक असाइनमेंट है। ओके सर। मैनुअल ये कैलकुलेशन चल रहा है। ओके सर। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको 13 पॉइंट ये जो आया है, 13 पॉइंट कितना आया है, ये 13.750, ये कैसे आता है? ये इसी तरीके से आता है। यहाँ पे इस केस में कितना आया है ये 13 की जगह पे? 9.89837। 837 इसको हम बोलते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू। क्या बोलते हैं? कैलकुलेटेड वैल्यू। अब इसी के करस्पॉन्डिंग हमें टेबुलेटेड वैल्यू देखनी है टेबल से। तो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है इस केस में? यहाँ पे कितनी रो कितनी कॉलम है? रो और कॉलम कितनी है यहाँ पे? 2 रो है, 3 कॉलम है।
हाँ, तो 2 - 1 3 - 1 कितना हो गया 3 है? 2 - 1 अच्छा 3 - 1 into होगा हाँ 2 2 हो गया, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्लियर हो गया, 2 हो गया। yes. 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे टेबुलेटेड वैल्यू टेबल से देख के बता सकते हो, इस टेबल से देख के कितनी है 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे। डी का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, और 5% का मतलब है 0.05 सर 21.026 है। सर 5.991 5.991 सबको दिख रहा है? Yes, sir. यस और 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे कितना दिख रहा है? 15.507 15.507। ठीक है, yes. अभी पहले इसको सॉल्व करते हैं, अभी उसको छोड़ते हैं, पहले वाले को। 5.991 आया, तो हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू और टेबुलेटेड वैल्यू में कौन सा ज्यादा है, कौन सा कम है? सर CV ज्यादा है कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा है, कैलकुलेटेड टेबुलेटेड वैल्यू कम है। ठीक। कम है अच्छा, एक हमने डिसीजन रूल बताया था आपके लिए, ये हमने कहा था कि सभी लोग इसको रिमेम्बर कर लेंगे। SPSS में तो आपको याद है, क्या याद है आपको, क्या पता है डिसीजन रूल? हाँ, क्या पता है? सिग्निफिकेंट वैल्यू अगर 0.05 से जो है वो कम होती है तो रिजेक्ट हो जाता है हाँ। और अगर सिग्निफिकेंट वैल्यू ज्यादा है 0.05 से तो एक्सेप्ट हो जाती है नल हाइपोथेसिस। अच्छा, इसी का जस्ट रिवर्स हमने जो साइन है वो चेंज नहीं किया है, लेस देन और ग्रेटर देन एज इट इज रखा है, और कैलकुलेटेड वैल्यू अगर कम है तो वो एक्सेप्ट होती है, और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा होती है तो रिजेक्ट होता है केस। तो ये रिवर्स है कि नहीं इसका? जी सर रिवर्स है। है यस सर रिवर्स है। रिवर्स रिवर्स ऑफ SPSS। SPSS। ये हमने याद करने का एक तरीका निकाला कि हमको भूल जाता था ये पहले, तो हमने क्या इसको लिख दिया, रिवर्स ऑफ SPSS कैलकुलेशन। तो हमने सोचा कि यहाँ पे कम होने पर रिजेक्ट होता है और यहाँ कम है तो क्या बोले? यहाँ पे कम है तो फिर एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन नल यहाँ है हाइपोथेसिस। क्या, यहाँ जो आई है वैल्यू वो कैसी आई है, कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी आई है? सर कैलकुलेटेड वैल्यू आई है 5 अच्छा कैलकुलेटेड वैल्यू है 9.837 और टैबुलेटेड वैल्यू है 5.991। हाँ, तो क्या बोले इसको, क्या करें, रिजेक्ट करें कि एक्सेप्ट करें? कैलकुलेटेड वैल्यू जो है ये तो सर रिजेक्ट हो जाएगा। कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा है, हाँ कितनी है? 837 9.83 और टेबुलेटेड वैल्यू कितनी है? 5.991। 5. ठीक, तो रिजेक्ट होना चाहिए। यस सर। तो क्या कंक्लूजन क्या होना चाहिए जो हमारा हाइपोथेसिस था? हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दो। देयर इज नो लिंक बिटवीन इसको आप रिजेक्ट करो। There is no link between gender and political party preference. हाँ, तो Reject. इसको रिजेक्ट करना है। हाँ तो ये हो जाएगा कि there is a link between gender and political party preference. Therefore कंक्लूजन क्या लिखेंगे? There is link between gender and political party
प्रेफरेंस। प्रेफरेंस। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब मैनुअली तरीके से अब हमें यहाँ पे वैल्यू कितनी आई थी? जो हमारा पुराना केस था 13.7, 50। तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 8। 8। तो 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हमारी कैलकुलेटेड टेबुलेटेड वैल्यू कितनी है? 8 पे है जो है 15.507। 15.507। एक मिनट, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको। और वो वाली कितनी थी? 13 थी। हाँ, तो 13.750। यहाँ पे हमारी जो टेबुलेटेड वैल्यू कितनी है? कितनी है? 507। 15.507। अब बताओ, ये कैलकुलेटेड वैल्यू जो यहाँ दिख रही है, टेबुलेटेड वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू में कौन ज्यादा है, कौन सा कम है? सर टेबुलेटेड वैल्यू ज्यादा है, तो नल हाइपोथेसिस जो है वो क्या था, रिजेक्ट हो जाएगी कि एक्सेप्ट? हम भी भूल गए। ऐसे नहीं याद होता है, पहले आपको पहला वाला सोचना पड़ेगा। एक मिनट, यहाँ सोचो, यहाँ देखो। हाँ, सीवी जो है वो हमारी कम है हाँ टेबुलेटेड वैल्यू से, हाँ तो जो है एक्सेप्ट हो जाएगी नल हाइपोथेसिस। हाँ, एक्सेप्ट हो जाएगी। तो क्या बोलेंगे? हाइपोथेसिस क्या थी हमारी? जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी, वो क्या बनाई थी? हाँ, ये बनाई थी। There is no association between education qualification and performance grade। हाँ, ये एक्सेप्ट हो जाएगी। हाँ, तो यही यही हो जाएगी, एक्सेप्ट हो गई। हाँ और यहाँ रिजल्ट भी आया था वही एक्सेप्ट वाला। यहाँ भी रिजल्ट उतना और ही सर आया ये था रियलिटी भी है। हैं? ये रियलिटी भी है। हाँ, रियलिटी भी है। यहाँ जो रिजल्ट आ रहा है हमारे सामने, वो वही रिजल्ट आ रहा है। क्या आ रहा है? 0.089 पे क्या करना चाहिए हमें? 0.089 पे एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। एक्सेप्ट एक्सेप्ट। दिख रहा है? जी सर। तो मैनुअली भी वही रिजल्ट आ रहा है, एसपीएसएस से भी वही रिजल्ट आ रहा है। जी सर। तो मैनुअली एग्जाम में लिखने के लिए होता है। अगर आपको एग्जाम में लिखना है, आपको मैनुअल तरीका आना चाहिए। और अगर आपको वाइवा में आंसर देना है, कोई आपका इंटरव्यू चल रहा है, तो एसपीएसएस आना चाहिए। दोनों क्लियर हो रहा है कि नहीं? जी सर। हाँ, शिवानी बताओ, यस सर। क्या क्या समझ में आया? दोनों में क्या डिफरेंस है आपको, मतलब मैनुअल कैलकुलेशन में और एसपीएसएस वाले कैलकुलेशन? सर एसपीएसएस से करना कंपैरेटिवली इजी होता है रादर देन मैनुअल के। हाँ ठीक है, ये तो सबको पता है। जी। लेकिन ये एसपीएसएस वाला समझ में तब तक नहीं आएगा क्लियरिटी के साथ, जब तक आपको मैनुअली कंसेप्ट फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा। यस सर। तो यहाँ फंडामेंटल क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। क्या क्लियर हुआ फंडामेंटल? सर फंडामेंटल बेसिकली काई स्क्वायर टेस्ट होता है कि जो दो नॉन पैर जो दो नॉमिनल या ऑर्डिनल स्केल के डेटा होते हैं उनके बीच एसोसिएशन चेक करता है। और बेसिकली जो इसका फॉर्मूला होता है ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड। तो बेसिकली ये चेक करता है कि दो वेरिएबल्स में कोई एसोसिएशन है कि नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये जो डेटा आपको मिला है, ये जो यस सामने सर। जो डेटा मिला है, कितने स्टूडेंट है? सैंपल साइज कितनी है इसकी? सर 25।
सैंपल साइज है 25। और सागर, यस सर। मेरा क्वेश्चनर बनाओ इस डेटा को। जैसे ये डेटा जो मिला है उसके लिए क्वेश्चन क्या पूछना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछना पड़ेगा और क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछना पड़ेगा। सर क्वेश्चन पहला नंबर, क्वेश्चन तो ये होगा कि फ्रॉम विच इन विच प्रोग्राम यू हैव बीन एनरोल्ड, MBA, PGD, MA, MCOM, MSc, NA, MA। पहला क्वेश्चन क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन में उससे टिक लगवा लेंगे इस पे, ठीक। यस सर। समझ में आ रही है? तो ये टिक लगाएंगे तो कितने कितने स्टूडेंट हैं? 25। यस सर। तो ये टिक लगाएंगे ऐसे किसी पे, यस सर। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेंगे? सर ग्रेड उनका। ग्रेड, ये भी टिक लगाएंगे, यस सर, A B C। ठीक। हम्म। अब ये जो टोटल आपके पास कितनी सीट ये तैयार हो जाएगी, मतलब कितने ये सीट रहेगी, मतलब ये 4 सीट पे अगर ये प्रिंटेड है तो कितनी सीट होगी आपके पास, कितने 25। पेजेस होंगे? 25। हाँ 25 आपके पास ये 4 सीट है, ठीक। अब ये 25 A4 सीट से आप ये डेटा बना सकते हो कि कितने लोगों ने ए क्लिक किया है, MBA के कितने हैं? यस सर, हो जाएगा। हैं? हाँ सर, बन जाएगा सर। ये जो टेबल जो बना है ये हम्म। उसके पहले का कंडीशन ये क्वेश्चनेयर है। यस सर। आप समझ में आ रहा है कि क्वेश्चनेयर के बाद ये टेबल कैसे बनता है? हाँ सर। शिवानी, यस सर। ये कुछ क्लियर हो रहा है मैं क्या क्या कर रहा हूँ? यस सर, समझ में आ रहा है। क्या? सर ये बेसिकली क्वेश्चन एयर डिजाइन कर रहे हैं और क्रॉस टेबुलेशन को चेक करने के लिए, जिसमें 2 क्वेश्चन है, क्वालिफिकेशन और ग्रेड। और इस पे जो हमारी हाइपोथेसिस है कि क्या क्वालिफिकेशन का कोई रिलेशनशिप है बिटवीन द ग्रेड एंड क्वालिफिकेशन, और ये 2 क्वेश्चन से चेक हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन से चेक हो जाएगा। और उन्हीं का ये क्रॉस टेब जो ये बनता है, ये टेबल जैसे जनरली बुक्स में लिखा होता है ना, ये सारा यस सर। बुक्स में तो यहाँ से दिखाते हैं। जनरली आपने बुक्स देखा होगा, बुक्स में इस तरह की चीजें होती है कि नहीं यहाँ पे? यस सर। अरे सबसे लास्ट वाला जो अभी एग्जांपल हमने किया वो भी तो इसी तरह से दिखता है बुक्स में। यस यही सर। तो यही तो दिखता है। यस सर। लेकिन ये क्वेश्चन कैसे बना है ये नहीं बताते हैं। तो यहाँ कितने लोगों को ये फिल कराया गया होगा, कितने क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं? सर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 2। हाँ 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है। एक पार्टी प्रेफरेंस पूछा गया और एक जेंडर पूछा गया। जी। अब कितने लोगों को ये भरवाया गया? सर 440 रिस्पोंडेंट्स। 440 लोगों से भरवाया गया ये। और उसके बाद ये भरवाने के बाद ये क्लासिफाई किया गया डेटा को, ठीक है। तो क्वेश्चनेयर के बाद क्या आता है स्टेप? क्वेश्चनेयर डिजाइनिंग के बाद कौन सा आता है? टेबुलेशन ऑफ द डेटा। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं? हेलो, यस सर। यस सर। जो क्वेश्चनर डिजाइन किया है उसके जी। बाद ये जो फिगर आई है 100, 70, 30, 140, 60, 20, 240, 130, 50, ये कैसे आएगी? सर ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है। तो कैसे ये, वो आपके पास 440 पेजेज हैं क्वेश्चनर के, कैसे क्या करेंगे? अगर मैनुअल करना हो तो? सर काउंट करेंगे सेपरेटली। हैं? सर टैबुलेशन का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? कैसे क्वेश्चनर में आपके पास 440 पेजेज हैं आपके सामने,
तो पहला काम क्या करेंगे, 440 पेजेस में क्या करेंगे, पहले आपके हाथ में है, ऐसा इमेजिन करो कि आपके हाथ में किसी ने 440 क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें 2 क्वेश्चन है, एक पहला क्वेश्चन है पार्टी फ्रेम, दूसरा है जेंडर, क्या करें? सर उसके जो है रिस्पोंडेंट को टैबुलेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि हमको चेक करने एनालिसिस। एक मिनट, टेबुलेटेड तो बाद में करेंगे, पहले वो क्वेश्चनेयर का जो हाथ में पकड़ा हुआ है वो क्या करें, उसको क्या करें? सर पहले सर उनको मेल फीमेल में डिवाइड कर लो, कितने मेल यस, हैं कितने पहला फीमेल क्वेश्चन यही था मेरा कि जो पहले जो 440 में से हमने दो ग्रुप बना सकते हैं कि नहीं, एक लेमैन की तरह? जी सर, क्या बना सकते हैं लेमैन की तरह? मेल फीमेल का ग्रुप बना लेंगे। हाँ, जेंडर को अलग कर दिया, ठीक है, चलो भाई, कितना अलग होगा, मतलब 440 में से कितने क्वेश्चनेयर आप दो पार्ट में रख दिया आपने टेबल पे? सर मेल कितना के रखा है एक 200, साइड में, कितना रखा है दूसरे साइड में, आपके टेबल पर रखा है? सर मेल के 200 एंड फीमेल के 220। हाँ, ये पहला काम हो गया आपका। अब 200 को उठाए, यस सर। अब उसमें क्या करें? सर जो लोग सर मेल का अगर लेके चलते हैं तो हाँ जिन्होंने रिपब्लिकन को टिक करा है उनके अलग कर लो, हाँ, ठीक डेमोक्रेट है, में जितने करा उनका अलग कर लो, और फिर हाँ जिन्होंने इंडिपेंडेंट करा उनका अलग कर लो, वैसे ही हाँ, फीमेल के साथ कर लो, फिर ठीक उनकी है। काउंटिंग करके लिख दो, वैसे 100 70 30 140। हाँ, तो ये बहुत डिफिकल्ट काम है कि बहुत आसान काम है? आसान काम है। सर लेकिन आसान काम है लेकिन इतने ज्यादा है तो ये डिफिकल्टी हो जाएगा। हाँ, ये मतलब सैंपल साइज ज्यादा होने से डिफिकल्टी हो जाएगी, लेकिन आपको क्या ये टेबल देखने के बाद क्या ये लग रहा था कि ये काम ऐसे होता है? मतलब टेबल देखने के बाद क्या आपको फील हो रहा था कि आप फील कर पा रहे थे इस चीज को, जो मैंने फीलिंग अभी आपको एक फीलिंग वाला एक जैसे सिनेरियो आपको, क्रिएट किया। हाँ, सिनेरियो क्रिएट किया, सीन क्रिएट किया, आपके सामने रखा हुआ है, मतलब विजुलाइज किया हमने, जी सर। तो ये आपने सर किया था नहीं इसको? समझ नहीं आ रहा था कि इतना मतलब करना पड़ेगा, इतनी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, इस टेबल से बहुत चीजें इजी हो गई। हैं शिवानी? यस सर, सब अब ये टेबल पूरी तरह से समझ में आ रही है। अब ये टेबल पूरी तरह से समझ में आ रही है कि आपके सामने, आपके टेबल पे जहां पढ़ाई कर रहे हो वहां पे आपके सामने अलग अलग बंचेज रखे हुए हैं, कहाँ कितने कितने बंचेज रखे हुए हैं? 6 बंचेस रखे गए हैं, जो मेल रिपब्लिकन को सपोर्ट कर रहे हैं, जो हाँ, मेल डेमोक्रेट को कर रहा है, और जो इंडिपेंडेंट को कर रहे हैं, और जो फीमेल कर रही है रिपब्लिकन को, जो फीमेल डेमोक्रेट को कर रही है, और जो इंडिपेंडेंट को कर रही है, मतलब 6 ग्रुप को अलग अलग कर दिया। पहले मेल फीमेल में कन्वर्ट किया, फिर उनको उनके पार्टी के प्रेफरेंसेस के हिसाब से बांट दिया। तो अगर आपके टेबल पे, अगर आपको क्वेश्चनर के मतलब A4 साइज पेपर रखे हैं, तो कितने बंचेज रखे होंगे आपके सामने? सर 6। 6। पहले बंच में कितना होगा, कितने पेजेज होंगे? सर 100। दूसरे में डेमोक्रेटिक में 70 होंगे, तीसरे में 30 होंगे, चौथे में फीमेल के केस में 140 बंच पेपर होंगे, इसमें डेमोक्रेटिक में 60 होगा और यहाँ इंडिपेंडेंट में 20 होगा। तो आप समझ में आया? जी सर। यस सर। ऐसे होता है ये, मतलब इस तरह से विजुलाइज करना पड़ता है, तब समझ में आती है चीजें। मतलब हमें तो लग रहा है किसी बुक में कहीं पे भी कोई बुक अभी तक बनी नहीं है जहां पे विजुलाइज किया जाता हो किसी चीज को। क्लियर हो रहा है कि नहीं? जी सर। यस हाँ, तो सर। अब काई स्क्वायर आपको शायद नहीं भूलेगा कभी, और ये एक्सपेक्टेड का और ऑब्जर्व का कंसेप्ट समझ में आया? यस सर। और ये फॉर्मूला आपको सेकंड वाला फॉर्मूला याद नहीं रखना है, इसको इसको नहीं याद रखना है। क्या याद रखना है? SPSS। हाँ, रिवर्स ऑफ एसपीएसएस। और ये रिवर्स ऑफ SPSS है। बस
आपको सिर्फ इतना याद होना चाहिए कि कम होने पे रिजेक्ट होता है, ज्यादा होने पे एक्सेप्ट होना है। तो यहाँ क्या बोल देना है, कम होने पे यहाँ पे क्या बोलना है, तुरंत उल्टा कर देना, उसका रिवर्स कर देना है। कम होने पे वहां रिजेक्ट था, या एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट हो जाएगी। बस ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक, Yes. हाँ तो आप बताओ कोई कंफ्यूजन है? ये टेबल तो आपके पास होती है बुक्स में। वन परसेंट पे सिग्निफिकेंस पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू